नमस्कार, मैं हूं लिमेश पारेख और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आपका CRM इम्प्लीमेंट कैसे करना है। ये चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर नंबर 3 का ये पहला वीडियो है। तो आइए देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले ना आप अपने टीम को फोकस में रखिए। योर टीम इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट इन CRM इम्प्लीमेंटेशन रैदर देन द सॉफ्टवेयर इटसेल्फ। यस, तो जब भी आप CRM इम्प्लीमेंट करने के बारे में प्लान कर रहे हैं तो CRM को बीच में मत रखिए, टीम को बीच में रखिए एंड देन स्टार्ट थिंकिंग। ये फर्स्ट की है, इसके बाद ये पूरा चीज़ बराबर सही जाएगा। अगर ये गलत किया तो आगे का सारा गड़बड़ होने का चांस है। दूसरा एक बात है कि हमें ना वो अपना शुरुआत कहाँ से कर रहा है ये याद में रखना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मान लो कि आप अब तक कोई CRM नहीं यूज़ कर रहे थे, कोई ऑटोमेशन यूज़ नहीं कर रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रोसेस ड्रिवन आपका ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और अगर आप ये सोचते हैं कि फट से CRM लाएंगे और फट से पूरा ऑटोमेशन हो जाएगा, पूरा सिस्टम प्रोसेस ड्रिवन हो जाएगा, सारे लोगों में डिसिप्लिन आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। हाँ, नहीं होता ऐसा अनलेस एंड अनटिल कि आप कोई बहुत करिज्मेटिक लीडर है और आप इस तरह से अपनी टीम को इंस्पायर करते हैं कि सब लोग आपकी बात सब एकदम सही तरीके से माने पहली बार में और वो सब चल जाए। आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। पीपल टेक सम टाइम टू एक्लेमेटाइज टू द चेंज। तो वो हिसाब से टीम को बीच में रखिए और ये ध्यान में रखिए कि हम कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं और फिर स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग करना है। तो क्या क्या एजेंडा है ना इसका, वो समझ लेते हैं। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो इम्प्लीमेंटेशन करना है ना, वहीं पे आपका रोल चालू होता है एज ए ओनर ऑफ द बिजनेस या टीम लीडर या डायरेक्टर, वट एवर यू थिंक। और ऐसा क्यों है? क्योंकि अब तक तो था ना, उसमें क्या था कि आप परचेस कर रहे थे तो बहुत सारा काम वेंडर कर रहा था, वो आपको डेमो बता रहे थे, सब चीज़ वहाँ से चल रहा था। अब यहाँ पे आपका एक्चुअल काम शुरू होने वाला है। बहुत बार मैंने देखा है कि गलती ये होती है कि जो ओनर होता है ना, वो CRM खरीदने के टाइम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, राइट। हर फीचर का बात करते हैं, जो 2-5 साल बाद यूज़ करना है वो भी चीज़ का बात कर लेते हैं, हर एक सवाल कर लेते हैं, बहुत तरीके से पूरा समझ लेते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम बिताते हैं नेगोशिएशन में। बट वंस CRM आपने ले लिया, फिर वो ऐसा बात करते हैं जैसे तू कौन मैं कौन, जानते ही नहीं है। ये मत करना। आपका रोल अब से शुरू हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में शुरू हो रहा है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये थोड़ा लंबा वीडियो है तो ध्यान से रहिएगा और हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है। वो परफेक्शन का मैं डेफिनेशन बोलूँगा ना, उसके 2 नंबर वाले डेफिनेशन से मैंने ये वीडियो बनाया, तो ये आपके बहुत काम आएगा। तो पहले हम देखेंगे कि परफेक्शन को देखने का 2 तरीका क्या होता है और ये आपके इम्प्लीमेंटेशन का मेन क्या बोलते हैं, पिलर बनने वाला है या पाया बोलते हैं ना, वो बनने वाला है। नाउ बिफोर यू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग CRM, आपने क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। CRM इम्प्लीमेंट करने में ना एक रोल होता है जिसको बोलते हैं CRM एडमिन का रोल। या तो वो आप खुद प्ले करने वाले हैं या आपके यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्ले करने वाला है। ये वाला अगर आपने गलत सिलेक्ट कर लिया ना तो बाकी का प्रोसेस गलत जाएगा। बहुत बार अपने को ये समझना है कि जो पुराना प्रोसेस था इस नए टूल के साथ चलेगा कि नहीं चलेगा। वो जो कहावत है ना, ओल्ड वाइन इन ए न्यू बोतल, वैसा सब चक्कर में मत पड़ना। देयर इज़ वेरी प्रैक्टिकल थिंग दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। कितना डेटा कैप्चर करना चाहिए, कितने फील्ड्स बनाने हैं, ये बात करने हैं। व्हेन एंड हाउ मच टू कस्टमाइज। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा धंधा ना बड़ा अलग है पूरी दुनिया से, वी आर वेरी डिफरेंट, तो स्टैंडर्ड CRM चलेगा ही नहीं, पूरा टर्मिनोलॉजी नया बनाते हैं। ऐसा करना है कि नहीं करना है, दैट वी विल डिस्कस। कितना पुराना डेटा और कौन सा डेटा आपको इंपोर्ट करना है और उसका क्या तरीका होगा, ये बात करते हैं। थोड़ा और पॉइंट्स एजेंडा में ये भी समझ लेते हैं। आपका जो भी सेल्स का या कस्टमर सर्विस का प्रोसेस है ना, उसका ट्रेनिंग ज़्यादा ज़रूरी है CRM की ट्रेनिंग से। तो CRM का तो ट्रेनिंग चाहिए ही, लेकिन प्रोसेस का ट्रेनिंग नहीं किया होगा, सिर्फ CRM का ट्रेनिंग करेंगे तो चलेगा कि नहीं चलेगा, या कहाँ ध्यान रखना है, ये मुद्दा बात करेंगे। फिर एक बात ये होती है कि क्योंकि हमने पैसा दिया है, CRM में 18 मॉड्यूल है तो वी नीड टू यूज़ ऑल द मॉड्यूल। ऐसा नहीं है भाई। इट्स लाइक वो गुजराती थाली, भले उसमें आइटम 59 होती है, लेकिन आपको जितना अच्छा लगे, जो अच्छा लगे, आपको जो मन में आता है वही खाना चाहिए। पूरा सब चीज़ खाना ज़रूरी नहीं है, ये वो वाला हिसाब है। फिर ये ना CRM में राइट्स, परमिशंस, एक्सेस कंट्रोल, ये सब का डेफिनेशन में बहुत कुछ हो सकता है, तो उसमें से आपको क्या क्या करना चाहिए इसका बात करेंगे।
फिर ये इम्प्लीमेंटेशन का जो पूरा प्रोसेस चलेगा ना, ये शायद कुछ महीने चलेगा, कुछ हफ्ते चलेगा, तो उसको आप कैसे मैनेज करोगे और ट्रैक करोगे, ये मेन सवाल है, ये सबके मन में होता है। अब आप सोचो, मैंने इसको 12वें पॉइंट पे रखा है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू इम्प्लीमेंट ए CRM। आपको लगता है ये पहले होना चाहिए था? नहीं, ये पहले नहीं होना चाहिए था। आई विल एक्सप्लेन यू ऑन पॉइंट नंबर 12 कि ऐसा इधर क्यों है। और ये लास्ट है लेकिन फैंटास्टिक पॉइंट है, फोकस ऑन लीड इंडिकेटर्स एंड नॉट ऑन लैग इंडिकेटर्स। अब ये क्या है लीड और लैग, ये हम पॉइंट नंबर 13 में समझेंगे। तो ये पॉइंट नंबर 1 से शुरुआत करते हैं कि परफेक्शन का दो डेफिनेशन कैसा होता है। और मैं आपको बोलूँ ये बहुत अलग रहेगा, ये हो सकता है कि आप पहली बार सुने। मैंने भी जब पहली बार सुना था वो मतलब मुझे बड़ा शौक लगा था कि अच्छा ऐसा भी होता है, लेकिन होता है। और ये कौन सा वाला दो में से आपको चूज़ करना है ना, बहुत बड़ा टफ डिसीजन हो जाता है बहुत, क्योंकि आपको दोनों चाहिए होते हैं लेकिन दोनों मिल नहीं सकते, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, दोनों नहीं मिलेगा, कुछ भी एक मिलेगा, एंड देन वो बैलेंस करना है आपको, तो इसीलिए डिसीजन टफ है। तो एक तरीका ये होता है परफेक्शन बोलने का कि हम जो भी कुछ बना रहे हैं उसमें सारा कुछ डाल दें, जितना कुछ इसमें डाला जा सकता था वो सब डाल देते हैं, इंक्लूड एवरीथिंग, वे मेक ए वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, वेरी एलॉबरेट, ऑल इंक्लूसिव सॉल्यूशन, ठीक है। जितना कुछ डाल सकते थे वो सब डाल दिया, अभी कुछ और डालने का जगह नहीं है। एक हम उसको परफेक्ट बोलेंगे। परफेक्शन का एक दूसरा व्याख्या होता है इंक्लूडिंग ओनली क्रिटिकल थिंग्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कुछ है उसमें से जितना कुछ निकाला जा सकता था उतना सब आपने निकाल के फेंक दिया। रिपीट, जितना कुछ निकाला जा सकता था वो सब आपने निकाल के फेंक दिया। अब जो कुछ भी बचा है वो बहुत एसेंशियल है, नेसेसरी है, क्रिटिकल है, उसके बगैर ये सिस्टम फंक्शन नहीं करेगा। तो अभी कुछ बचा ना, उसमें से निकाला नहीं जाएगा। तो अपने पास है ना ये परफेक्शन के दो डेफिनेशंस हैं, आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा वाला आपको सही लगता है, कि सब कुछ इंक्लूड कर दें ये वाला, या ऐसा बनाएं जिसमें अभी कुछ निकालने का गुंजाइश नहीं है, जो है वो क्रिटिकल है, इसके बगैर नहीं चलेगा। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि ऊपर वाले ने, भगवान ने कौन सा वाला चूज़ किया, ये वाला नहीं किया, ये वाला किया जिसमें सब क्रिटिकल है। अब अपने आप को देख लो, आपके शरीर का कौन सा अंग है जो एक्स्ट्रा है, कि जो नहीं होता तो चलता, राइट। ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं होता तो चलता, एवरीथिंग इज़ एसेंशियल, और उतना ही है जितना होना चाहिए था, शायद आपके वजन को छोड़ के, हाँ जो का पार्ट। लेकिन मुद्दा तो यही है कि जो जो होना चाहिए था वो है, उसके अलावा नहीं है। दूसरा एक मुद्दा भी है, स्टीव जॉब्स भी ऐसे ही करते थे, जिसको हम लोग दुनिया का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर मानते हैं, या फिर ये मानते हैं कि उनके जैसा प्रोडक्ट डिज़ाइनर, विजनरी कोई नहीं था। सो इफ़ यू कंसिडर दैट, उनका भी ऐसा ही था। आपको मालूम है आईफोन जब भी नया आया ना, तो बहुत लंबे समय तक उसमें मैसेजेस फॉरवर्ड नहीं होते थे और वो कॉपी पेस्ट नहीं होता था। सोच के देखिए, दे वर लॉन्चिंग ए रेवोल्यूशनरी स्मार्टफोन, शायद स्मार्टफोन का व्याख्या उन्होंने बनाया, ऐसा हो गया। और उसमें ये दो फीचर नहीं थे, राइट, लेकिन उसमें जो क्रिटिकल था ना वो सब कुछ था, इसीलिए वो प्रोडक्ट हिट हुआ। तो यहाँ से आप बात चूज़ करना है आपको, और बड़ा दिमाग लगा के चूज़ करना। ये वाला मुद्दा पहला इसलिए है क्योंकि यहाँ पे गलती हुआ ना तो आगे का सारा गलत होने वाला है। ऐसे ये लाइन मैं बहुत बार बोलूँगा, तो जस्ट बेयर विथ मी। और आप इम्प्लीमेंट करना शुरुआत करें उसके पहले क्या करना चाहिए, ये जो लाइन लिखा हुआ है ना, फेलिंग टू प्लान इज़ प्लानिंग टू फेल, ये आपको लगता है बड़ा क्लीशे लाइन है, बहुत जगह पे यूज्ड है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। और ये चीज़ आप इग्नोर करो तो अपने रिस्क पे करना, फिर बताना नहीं कि मैंने बताया नहीं। सबसे पहला ये है कि आपके टीम मेंबर्स है ना, उनको आप अपनी साइड ले लीजिए, उनको कॉन्फिडेंस में ले लीजिए, जितना हो सके उतना जल्दी ले लीजिए, ठीक है। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि इफ़ दे आर इन द बस, वो पहले से अगर ये आपका थॉट को अडॉप्ट कर लेते हैं तो ये जल्दी चलेगा। अगर आपका टीम बहुत बड़ा है तो एटलीस्ट ऐसा करिए कि सीनियर लीडर्स है ना इसमें आ जाए, बाकी के टीम को वो पकड़ लेंगे, लेकिन सीनियर लीडर्स जितने भी हैं, सीनियर टीम मेंबर्स है, लीडर्स है, वो सब लोग इस बस में चढ़ गए हो आपके साथ कि भाई हाँ CRM लाना है और वो सब करना है। ये सब बोलने के बावजूद आपके टीम का जो चेंज एपेटाइट है ना, वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। चेंज एपेटाइट मतलब परिवर्तन की क्षमता,
कितना बदलाव, ये परिवर्तन ये लोग सहन कर सकते हैं और कितना बदलाव या परिवर्तन आप टीम में ला सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका ये जो चेंज मैनेजमेंट का एबिलिटी है ना, वो कितना स्ट्रांग है आपको लगता है, उस हिसाब से चलिए। जैसे आपने लास्ट वाले वीडियो में देखा था, ऐसे वो फालतू के फितूर में मत रहना कि आई एम द लीडर, आई इंस्पायर पीपल, मैं खाली सोचता हूँ और फिर मेरी टीम करती है। तो अगर सच में ऐसा लगता है तो पहले वाला वीडियो वापस देख लेना, वो भ्रम टूट जाएगा। मेरा भी टूटा था, आई एम श्योर इट विल हेल्प यू ऑल्सो। उसके बाद है ना, ऐसा सोचने में कुछ टाइम नहीं लगता है। तो स्ट्रैटेजी बनाना है कि हमने ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो बोलने में भी टाइम नहीं लगता है। इम्प्लीमेंट करने में और उसके बाद एग्जीक्यूशन करने में बड़ा टाइम लगने वाला है। तो टेक दैट इनटू कंसीडरेशन। जब भी आप इम्प्लीमेंटेशन, सीआरएम के इम्प्लीमेंटेशन फेज में होते हो ना, तभी क्या होता है, अपने को प्लान करना है, खाली सोचना है, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। सब बराबर है भैया, प्लान नहीं करोगे तो नहीं होगा। लेकिन जो फिजिबल लग रहा है, प्रैक्टिकल लग रहा है, डुएबल लग रहा है, उतना और उससे थोड़ा ज़्यादा प्लान करिए। इट विल बी ईजियर टू अडॉप्ट। और जैसे जैसे वो टीम को छोटे छोटे सक्सेसेस मिलते जाते हैं ना, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बराबर है, उनका चेंज एपिटाइट बढ़ता है और आपका चेंज मैनेजमेंट करने का एबिलिटी बढ़ता है। फिर आप उसको धीरे धीरे स्पीड में ला सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, सोचने का कोई कीमत नहीं लगता, उसको टाइम भी नहीं लगता है। तो सोचने में कुछ नहीं जाता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करने में मेहनत पड़ने वाला है। तो इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन का मेहनत समझ के करना। ये इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन दो अलग अलग चीज़ है भाई। ये हम अगले चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ये ध्यान में रखना कि दो अलग अलग है। फिर ये जो ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट है ना, इसके लिए आप ज़रूर ध्यान में रखना, उसके लिए टाइम एलोकेट करना, रिसोर्स एलोकेट करना। आपकी टीम को ये समझाना है कि ट्रेनिंग करना पड़ेगा, राइट। उसके बगैर नहीं चलने वाला है। ट्रेनिंग इज़ वेरी मच एसेंशियल। और किस चीज़ का ट्रेनिंग करना है, ये आपको आश्चर्य होगा जान के। ये सीआरएम एडमिन कौन बनेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके पहले के वीडियोस में भी इसके बारे में बात हुआ था, और जो एडमिनिस्ट्रेशन का अपना चैप्टर है उसके ऊपर बहुत डिटेल में बात हुआ है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में। जो सीआरएम एडमिन का कोर्स है उसके चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में इसके विषय में बात हुआ है कि एडमिन कैसा होना चाहिए, उसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ये कुछ लोग हैं ना, ये सीआरएम एडमिन बनने के लिए फिट नहीं है। तो जो आदमी आपके टीम में नया नया ज्वाइन हुआ है, उसको आप एडमिन मत बनाना। क्योंकि आमतौर पे ऐसा होता है कि आप तो बाकी के सब लोग बिजी हो धंधा करने में, वो जो नया आया है ना, उसको क्योंकि धंधा करना नहीं आता है, तो वही एक फालतू बैठा है, तो हम उसको बोलते हैं तो सीआरएम का एडमिन का रोल करना, और हमको लगता है कि वो कर लेगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला है। आपका आईटी वाला या एचआर वाला है ना, वो एडमिन नहीं बन सकता है अनलेस एंड अनटिल दे आर वेरी एक्सपर्ट इन द प्रोसेस फॉर विच यू आर बाइंग सीआरएम। मतलब अगर आपका जो आईटी हेड है, उसको आपकी सेल्स टीम के हर सुख दुख के बारे में मालूम है, हर प्रोसेस के बारे में मालूम है, तब तो वो सेल्स टीम का सीआरएम अच्छी तरह से इंप्लीमेंट करा पाएगा, वरना नहीं। तो आपको लगता है कि अगर आपका आईटी वाला एकदम एक्सपर्ट है आपके सेल्स या कस्टमर सर्विस में, तो ही उसको एडमिन बनाना, वरना मत बनाना। ये एडमिन का रोल है ना, ये टेक्निकल रोल नहीं है, ये मैनेजरियल रोल है। ये एडमिन वाले कोर्स में उसका डिटेल में डिस्कशन आप वापस एक बार देख लेना, लेकिन रोल जो है वो मैनेजरियल है, टेक्निकल नहीं है। टेक्निकल पार्ट आता है, मतलब वो ऐसा हुआ कि अगर हम लोग 5 जन का टीम है, तो 5 में से जो सबसे सीनियर और सबसे टेक्निकली साउंड होगा ना, उस आदमी को एक काम सौंपेंगे, अदरवाइज जिम्मेदारी सबका आएगा। या आपके टीम में कोई ऐसा है जो बहुत बिजी है, उसको मत बनाना, उसके पास किसी चीज़ का टाइम नहीं होगा, वो कुछ करेगा ही नहीं, ठीक है। मतलब एक ऐसा होते हैं कि जो लोग रिजल्ट बहुत लाते हैं उसके लिए बिजी होते हैं, और एक ऐसे होते हैं जो खाली बिजी होते हैं। ये मैं दूसरे वालों की बात कर रहा हूँ, जो बहुत बिजी है लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा, तो आपका सीआरएम लटक जाएगा। 3 मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझते हैं सीआरएम एडमिन की, ये बहुत ज़रूरी है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है ना, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका एडमिन कैसा हो। तो सीआरएम को कॉन्फ़िगर करना है या करवाना है, बहुत बार करवाना होता है, तो वो चीज़ करना पड़ेगा। दूसरा, टीम को ट्रेन करना है, प्रोसेस में भी और सीआरएम में भी। तो ये ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग का जिम्मेदारी सीआरएम एडमिन का होता है, या तो ट्रेन करेगा या करवा लेगा, लेकिन जिम्मेदारी उसका है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है सीआरएम एडमिन का कि सीआरएम एडमिन विल मेक श्योर दैट ऑल द यूजर्स यूज सीआरएम टू द फुलेस्ट लेवल, टू द ऑप्टिमम लेवल। किसको कहाँ तकलीफ पड़ रहा है, ये भी एडमिन ने निकालना पड़ेगा। अब ये तीनों चीज़ रिपीट करो। मैंने 3 लिख के 4 इसलिए लिखा क्योंकि वापस एक बार सुनने लायक है, तो ये चाहिए तो आप वीडियो रिवाइंड करके सुन लेना।
अब पुराने प्रोसेस है ना नए टूल में काम नहीं करते। मैं आपको कुछ एक्सप्लेन भी बताऊंगा। नया फिलोसॉफी है तो नया टूल है तो नया फिलोसॉफी आएगा, नया वर्किंग स्टाइल आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका धंधा करने का मूलभूत तरीका है ना वो बदलना जरूरी है, वो तो एज इट इज़ रहेगा। लेकिन जिस तरह से वो आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करते थे, जिस तरह से प्रोसेस ऑटोमेट होता था, वो सारे चेंज होने वाले हैं। तो ये जो चेंज है ना, बदलाव है, परिवर्तन है, उसको आप अपने बेनिफिट के लिए कैसे लेंगे, इसका पूरा पूरा ध्यान रखना जरूरी है। एक तरह से ऐसे समझिए कि CRM इज़ ए वेरी पावरफुल टूल, तो यू नीड टू फील दैट पावर। आपको और आपकी टीम को एहसास होना चाहिए कि भाई अभी हम लोग कुछ फैंटास्टिक चीज़ यूज़ कर रहे हैं, और अगर वो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि ट्रेनिंग सही से नहीं हुआ है। ये जो आपका अगर ऐसा है कि ये CRM में आने से पहले अगर आप व्हाट्सएप और एक्सेल और ऐसे सारे टूल्स से अपना धंधा मैनेज करते थे, तो उसकी वाली फ़िलॉसफी से बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले अपने को आदत था कि हमारी पूरी टीम रोज़ शाम को डालती है, मैं आज इधर गया था, और आपको व्हाट्सएप पे सब एक साथ दिख जाता है। तो आप सोचते हो अभी भी ऐसे ही दिखेगा एक साथ CRM में? नहीं, CRM में स्ट्रक्चर तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो वो सारा चीज़ का ध्यान रखना है। कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा प्रोसेस चेंज होगा क्योंकि आपका टूल बदल गया है उसको मैनेज करने का। फिर एक है ना, ये सबसे बड़ा रोग होता है, और ख़ास करके मेरी उम्र के लोगों को ज़्यादा होता है, और वो ये होता है कि उनकी परापूर्व से ये सभ्यता चली आई हुई है कि हम ना प्रिंटेड रिपोर्ट देखते हैं, या रिपोर्ट मेरे ईमेल में आता है, या फिर दे आर सो हुक्ड टू देयर ईमेल सिस्टम या आउटलुक या जो भी वो यूज़ करते हैं कि उनको लगता है कि इसके बाहर दुनिया होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ये सच में पुरातन काल का हैबिट है, वो बदलना जरूरी है। इट्स अ वेरी ओल्ड नहीं पर एंशिएंट हैबिट। कैसा होता था देखो कि पुराने ज़माने में 100 जन की टीम होती थी तो एक ही कंप्यूटर होता था, और उसमें एक टेक्निकल आदमी होता था कंप्यूटर चलाने का, उसके अलावा किसी को कुछ मालूम नहीं होता था। उसकी एक अलग से कैबिन देते थे, वही साहब अंदर जाते थे। बहुत से लोग जूता बाहर निकाल के आते थे ताकि अंदर कचरा ना आ जाए और वायरस ना आ जाए। या इट्स फनी, लेकिन ऐसा होता था पहले। और क्योंकि एक ही कंप्यूटर होता था और उसमें भी डेटा ऑफलाइन होता था, तो वो ना फिर रिपोर्ट बना के प्रिंट आउट निकाल के इनको देते थे। या उसके बाद ऐसा आया कि हम ईमेल भेजने लगे। ईमेल क्यों भेजने लगे? क्योंकि बाकी के टीम को उस सॉफ्टवेयर का एक्सेस नहीं था। इट वॉज सो कॉस्टली कि आपको एक्सेस नहीं था, तो आपको कोई व्यक्ति रिपोर्ट बना के भेजता था, क्योंकि वो बहुत मुश्किल भी था सॉफ्टवेयर, तो आपको समझ में नहीं आता था क्या करना है। तो रिपोर्ट आता था और वो आप रिपोर्ट देखते थे। अब तो ज़माना बदल गया ना भाई, आपका CRM मोबाइल पे आ गया है, लाइव है, रियल टाइम में है, तो उसका बेनिफिट लो और उसको उस तरह से यूज़ करो। ये ईमेल पे या प्रिंट में रिपोर्ट आता है ना, बड़ा बासी होता है, आपको ताज़ा रिपोर्ट चाहिए तो डैशबोर्ड पे आइए। स्प्रेडशीट वाला हैबिट है ना, बदलना पड़ेगा। आपने CRM इसलिए लिया क्योंकि स्प्रेडशीट आपको रिलायबल नहीं लगता था। स्प्रेडशीट अनस्ट्रक्चर्ड है, तो आपको क्या था कि स्ट्रक्चर चाहिए था, रिलायबिलिटी चाहिए था, स्टेबिलिटी चाहिए था, इसीलिए तो लाया ना CRM को। तब वापस वो वाली आदतें कहाँ ढूंढ रहे हो यार, गड़बड़ हो जाएगा। दूसरी एक गलती बहुत सारे लोग करते हैं, क्योंकि पुराने प्रोसेस में एक ही चीज़ था जो कंप्यूटर में बनता था, एंड दैट वाज द कोटेशन। तो जब ये नया CRM लाते हैं ना, तो CRM को भी पूरी तरह से वो सिर्फ कोटेशन मैनेजमेंट सिस्टम देखते हैं। ऐसा नहीं है भाई, आपका सेल्स का प्रोसेस बहुत बड़ा है, उसमें एक छोटा सा हिस्सा कोटेशन का है। यूज़र वाले कोर्स में इसी बात का बड़ा डिटेल में डिस्क्रिप्शन है, अब वहाँ जाके देख लीजिए, ये बात क्लियर हो जाएगा। ये जैसे मैंने कहा, ये एक चीज़ है जिसके ऊपर लोग हमेशा ओवरडू करते हैं, वो इतना ज़्यादा फोकस कोटेशन पे करते हैं कि पूरे प्रोसेस से दिमाग हट जाता है। अब बात करते हैं कि आप फील्ड्स कौन से सेट करोगे, कितना डेटा आपने कैप्चर करना चाहिए आपके CRM में। ठीक है, ये लगता ऐसा है कि यार क्या सवाल है, ये इतना सिंपल है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स भी है और उतना ही सिंपल है। मतलब कैसा है कि अगर आप थॉट प्रोसेस सही रखोगे ना, तो बड़ा सिंपल डिसीजन है, और थॉट प्रोसेस गड़बड़ा गया, जो पहले हमने परफेक्शन का बात किया और वहाँ कहीं पे गड़बड़ हो गया, तो ये बड़ा भारी पड़ेगा। बहुत से लोग बहुत सारा फील्ड रखते हैं और लॉजिक ये रहता है कि उनको ना वो डेटा क्वालिटी के बारे में बड़े स्केप्टिकल है कि भाई एकदम फैंटास्टिक डेटा आना चाहिए। मैंने पहले बोला ऐसा, याद रखिए कि हमने शुरू कहाँ से किया था, कि बिफोर ब्रिंगिंग इन द CRM व्हाट वेर यू डूइंग। वहाँ से फिर अगर आप जर्नी शुरू करेंगे ना, तो गड़बड़ नहीं होगा। एक दिन में, एक रात में परिवर्तन नहीं आने वाला है। तो मैं इसके पॉइंट्स बोलूँ ना, उसके पहले आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। तो मेरे एक मित्र है, बहुत पुराने मित्र है, फिर क्लाइंट बने, और उन्होंने अपने CRM के लिए पूरा बनाया, कॉन्फ़िगरेशन करवाया। अब क्योंकि उनका जो बिज़नेस है ना, वो IT से रिलेटेड है,
ठीक है, और आज खासा बड़ा टीम है, 80-90 लोगों का टीम है। एंड फिर उनके यहाँ सेल्स की टीम होती है जो शायद 20 लोगों की सेल्स की टीम है। तो उनके लिए उन्होंने लीड मॉड्यूल बनाया। अब उनका ऐसा होता है कि वो जो प्रोडक्ट बेचते हैं उसका लीड आता है, फिर लीड के ऊपर उनका सेल्स का टीम प्रोसेस करता है, फिर वो डेमो बताना होता है, लॉट ऑफ थिंग्स हैपन एंड देन द डील क्लोजेस। अब उन्होंने क्या किया कि लीड मॉड्यूल में उन्होंने बनाए टोटल 18 फील्ड्स, 18, और उसमें से 11 फील्ड्स थे कंपलसरी। ठीक है, तो उनका अभी क्योंकि टेक्निकल आदमी है ना, तो उनका आइडिया ऐसा था कि एकदम परफेक्ट डेटा आना चाहिए, मस्त एकदम, रातों रात परिवर्तन कर डालेंगे। ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब थोड़ा सा कारण सोचते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। आमतौर पे अपने को बड़ा इजी लगता है ये चीज़ डाल देना है कि यार CRM इज़ नॉट यूज़र फ्रेंडली, डिज़ाइन बराबर नहीं है। ऐसा नहीं है, थोड़ा कारण समझते हैं। कैसा होता है, आप थोड़ा सेल्समैन की साइड से समझो कि उसका लाइफ में क्या हो रहा है। तो सेल्स पर्सन को कहीं से लीड आया व्हाट्सएप पे, क्या हुआ कि उसके किसी एग्जिस्टिंग कस्टमर ने उसके फ्रेंड का नंबर इसको भेजा। तो उसने तो कैसा भेजा था कि मनीष सो एंड सो नंबर कॉमा एक कंपनी का नाम या सिटी मुंबई, और उसने भेज दिया। अब इसके पास कितना इन्फॉर्मेशन है, आधा नाम है और एक पूरा नंबर है। तो CRM में डाल पाएगा नहीं। फिर ये आदमी उसको कॉल करता है। ठीक है, तो फॉलोअप CRM में नहीं डाला है, वो ऐसे ही कॉल करता है, और कॉल करता है उसमें उसको और 2-3 चीज़ें मालूम पड़ती है। वो पूरा नाम मालूम पड़ जाता है, कंपनी का नाम मालूम पड़ता है, और नंबर तो था ही। ठीक है, तो अभी भी 3 इन्फॉर्मेशन है। तो CRM में जो 11 फील्ड्स है ना, उतना डेटा नहीं है। अब उन्होंने 11 फील्ड्स कंपलसरी कौन सी रखी थी, तो बड़ी नॉर्मल लगती है ना, ऐसी फील्ड थी। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, कंपनी का पूरा नाम, फिर कंपनी का जो लीगल स्टेटस है वो क्या है, प्राइवेट लिमिटेड, वो सब, कंपनी का पूरा एड्रेस, कंपनी का वेबसाइट, कंपनी में लोग कितने काम करते हैं वो, कंपनी सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करता है, सिंगल यूज़र की मल्टी यूज़र वो, उसके अलावा कंपनी का GST नंबर, पैन नंबर, मतलब ये लीगल जो है वो सारा डिटेल्स, एंड कौन सा इंडस्ट्री है वगैरह वगैरह, सारा सब कुछ था। अब आप सोचो कि कौन से टाइम तक आपके सेल्स पर्सन के पास ये सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है, नहीं आने वाला है, उसको टाइम लगेगा सब कलेक्ट करने में। और वो अगर पहली बार में सब पूछता रहेगा ना तो सेल नहीं होगा, बिकॉज सेल्स पर्सन इज़ नॉट एन इंटरोगेटर। वो उसको सवाल जवाब इंक्वायरी काउंटर खोल के नहीं बैठा है। इसका मतलब ये हुआ कि CRM लेने के बाद भी आपका सेल्स पर्सन यूज़ कर रहा है एक डायरी, और वो डायरी में ही सारा मैनेज करता है। ठीक है, और अगर को जाके वो डील क्लोज होता है तो वो सारा डिटेल्स लेके CRM में भरता है, और अगर नहीं क्लोज हुआ तो CRM में वो जाता ही नहीं है, क्योंकि उसके पास डेटा ही नहीं है डालने के लिए। ये वाली गलती मत करना। ठीक है, तो मेरे हिसाब से पूरे किसी भी मॉड्यूल में सिर्फ और सिर्फ एक ही फील्ड कंपलसरी होना चाहिए, जो भी आपको लगता है वो एक ही फील्ड, ताकि कोई ब्लैंक रिकॉर्ड न डाल दे। अदर देन दैट डोंट कीप एनीथिंग कंपलसरी। फिर आप बोलोगे तो डेटा क्वालिटी कैसे मैनेज होगा, उसका बात हमने एडमिन में कोर्स में बड़े डिटेल में किया है। मैं आपको फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ। डेटा क्वालिटी ने एक कल्चर से ज़्यादा मैनेज होता है रादर देन फोर्सफुली, और कल्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए यू नीड टू फॉलो दैट आइडिया ऑफ एग्जीक्यूशन, जो अगले वीडियो में हम सीखेंगे। अगले वीडियो में अगला चैप्टर जो है ना, जहाँ पे मेकिंग योर यूज़र्स यूज़ CRM है, उसमें ये सारे मुद्दे डिटेल में कवर होंगे, तो चिंता मत करिए। ये पहले कहा, वापस बोलते हैं, टेक योर टीम इनटू कॉन्फिडेंस। ये फिलॉसफी और मैनेजमेंट का नॉर्मल रूल है कि जब भी आप कुछ डेटा कलेक्ट करते हो ना अपने टीम मेंबर्स के पास से या किसी के पास से भी, तो आप उनको बताओ कि आप इसका डेटा का करने वाले क्या हो। ये बहुत बेसिक लगता है, या आपको लगता है कभी कभी कि ऐसा थोड़ी रहता है, मैं क्या करूँगा, मैं तो बॉस हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है। इफ़ यू एक्सप्लेन योर टीम करेक्टली वाई यू वांट टू कलेक्ट दिस डेटा, आप अगर सेल्स का स्टेज कलेक्ट कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, फॉलोअप डेट कलेक्ट कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, एक्सपेक्टेड क्लोज अमाउंट कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, अगर आप किसी कस्टमर सर्विस के टिकट में रूट कॉज मांग रहे हो तो क्यों मांग रहे हो, उसका क्या करने वाले हो। ये जब तक डिटेल में आपने एक्सप्लेन नहीं किया होगा ना कि इस डेटा का क्या एनालिसिस होगा, क्या एक्शन होगा, कैसे इस सब का लाइफ सुधरेगा, ये जब तक डिटेल में डिस्कशन नहीं हुआ होगा, आपके टीम को लगेगा कि ये ज़बरदस्ती किया जा रहा है हमारे पर, क्योंकि ऊपर से बोला है तो ये डेटा डालना पड़ेगा। सो दिस ऑल्सो मीन्स देयर इज़ लैक ऑफ ट्रेनिंग। जितना ज़्यादा आप ट्रेनिंग करोगे उतना ज़्यादा आपकी टीम को क्लियर होगा। यहाँ पर भी मुद्दा वही है, परफेक्शन का 2 डेफिनेशन में से आपने कौन सा वाला चूज़ किया। तो
तरीका ये है, गो स्लो, गो फेज वाइज, थोड़ा थोड़ा करके फील्ड बढ़ाओ, आपकी टीम को भी आदत पड़ेगा। एक ही दिन में आप उनको सारा खाना खा लेने को बोलोगे ना तो नहीं करेगा। यू नीड टू कीप इन माइंड द चेंज एपिटाइट ऑफ योर टीम, वो मत इग्नोर करना। और ये सब चीज़ के दौरान एक चीज़ का ध्यान अपने को रखना है कि द पर्पज़ वाई यू ब्रॉट CRM वाज कि आपको सबका लाइफ इजी करना है, ठीक है। एक जन का इजी होता है और बाकी कुछ लोगों का मिजरेबल हो जाता है, तो आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। फिर ये ज़्यादा है तो बेहतर है, बड़ा है तो बेहतर है, ये वाले फैलेसी में मत रहना। CRM में वो वाला परफेक्शन का डेफिनेशन नहीं काम लग सकता है कि जितना ज़्यादा डेटा होगा ना उतना अच्छा होगा। डेटा क्योंकि कलेक्ट करना इज़ ए कॉस्ट, इज़ एन एफर्ट, तो वो चीज़ ध्यान में रखना। अच्छा, बहुत सी कंपनियां क्या करती हैं ना, वो पुराने ज़माने के उनके बड़े एंशियंट पुरातनकालीन ख्यालात होते हैं कि जो, क्योंकि वो अकाउंटेंट ने पूरा ड्राइव किया होता है, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, जो मास्टर्स रिकॉर्ड बनेंगे ना, कंपनी का रिकॉर्ड, पर्सन का रिकॉर्ड, वो तो सीनियर आदमी बनाएगा। इससे गलत और कुछ नहीं हो सकता है। ये आइडिया है ना जो एडमिन ही बनाएगा, टीम मैनेजर ही बनाएगा, वो गलत है। एक तो सोचो कितना एफिशिएंट है। अगर मैं सेल्स पर्सन हूँ, मैं किसी कंपनी में जा रहा हूँ, तो मैं वो कंपनी का मास्टर रिकॉर्ड नहीं बना सकता। मैं वो लेके आपको व्हाट्सएप करूँगा, फिर आप बनाओगे। लग रहा है ना गलत? तो ये बड़ा इनएफिशिएंट है। दूसरा ये हो गया कि जो सीनियर है, समझो आप मेरे बॉस हो, तो आप डेटा एंट्री ऑपरेटर हो गए इसमें। मैं कस्टमर को मिल रहा हूँ, मैं डेटा आपको भेज रहा हूँ, आप एंट्री कर रहे हो, ठीक है। दैट्स अ रॉन्ग आइडिया। अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर भी रख रहे हो, देन ऑल्सो इट्स अ रॉन्ग आइडिया। दूसरा ये होता है ना कि ये जो एग्जीक्यूटिव है ना आपको, उसको अनट्रस्टवर्दी लगता है। उसको ऐसा लगता है कि यार मैं यूजलेस आदमी हूँ एकदम, मेरे को इतना डेटा डालने का अक्ल नहीं है। लोग कैसा सोचते हैं। उससे अच्छा ना आप मेरे को ट्रेनिंग दो, अच्छी तरह से तैयार करो, एंट्री करवाओ, हर हफ्ते ये चेक करो कि मैं बराबर कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। नहीं कर रहा हूँ तो मेरे को बताओ कि भाई यहाँ सुधारना जरूरी है। दैट वुड बी ए बेटर आइडिया। जैसे मैंने कहा, ये बड़ा ना पुराना नहीं, पुरातन कालीन ख्याल है। इसको जितना जल्दी छोड़ दो उतना ज़्यादा अच्छा है। अब इम्पोर्टेंट सवाल दूसरा एक है कि कितना कस्टमाइज़ करना चाहिए और कब करना चाहिए। तो आपका जो करंट साइज़ है और करंट प्रोसेस है, उसके हिसाब से चलना। करंट प्रोसेस मतलब ये टूल आने के बाद जो प्रोसेस होगा वो। आप जब 50 गुना बढ़ जाओगे या 10 साल के बाद क्या होगा, ये सब मगजमारी में मत पड़ो, नहीं तो आप गुम हो जाओगे। कस्टमाइज़ करने में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा थोड़ी देर में क्यों। पहले तो ना ये समझ लो कि CRM जब भी बनाया है ना, तो जिसने भी बनाया है वो बहुत ज़्यादा, एटलीस्ट संगम CRM के बारे में मैं बड़े दावे से बोल सकता हूँ कि हर प्रोसेस या फील्ड्स या जिस तरह से लेआउट हमने बनाया, ये बहुत रिसर्च करके बनाया। एक कारण ये है कि हम लोग CRM बेच रहे हैं 2009 से, लेकिन यूज़ कर रहे हैं 2003 से। तो हमारा एज ए CRM यूज़र अनुभव बहुत लंबा है। जब मैं बात कर रहा हूँ तो कम से कम 20 साल का। तो हमको मालूम है उसमें कहाँ दुखता है, कहाँ तकलीफ़ होने वाली है, क्या इजी हो जाएगा, क्योंकि हमने उसमें 20 साल निकाले ना। तो अभी तो आपको शायद शुरुआत कर रहे हैं, तो आप मुझे ऐसा बड़ा भाई या सीनियर फ्रेंड मान के मैं जो बोल रहा हूँ वो मान सकते हो, क्योंकि आप ऐसा समझो कि मैं गलती कर चुका हूँ, आप क्यों वापस करना चाहते हो। तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस पे ही ऑलरेडी बना हुआ है और ये हज़ारों कंपनियां अभी भी यूज़ कर रही है। तो उनका सबका अगर बराबर चल रहा है तो आप उसको क्यों खाली पीली तोड़ मरोड़ करना चाहते हो। आप कर लो यूज़, आराम से चलेगा। और ये जैसे मैंने पहले कहा था ना, बहुत से लोगों को भ्रम होता है कि यार मेरा धंधा ना बड़ा अलग है, हमारे यहाँ बड़ा पिक्यूलर सिस्टम चलता है, ये हमारे लोग बड़े अलग हैं। कुछ लोग अलग नहीं है भाई, पूरी दुनिया में एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। और जो ह्यूमन बेसिक साइकोलॉजी है वो वैसी ही रहने वाली है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। इधर भी ये ज़रूरी है कि आप फेज़ वाइज प्लान करिए, ठीक है। फेज़ वाइज प्लान करने से ये होगा कि आपका जो एडॉप्शन पीरियड है ना वो फास्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी तो जैसा था वैसे ही आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपको राह नहीं देखना है कि कस्टमाइज़ हो जाने के बाद यूज़ करेंगे। इधर प्रेजेंटेशन में नहीं है, लेकिन मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। तो हमारे एक क्लाइंट है, काफ़ी बड़े, मतलब वो लाइक 280-300 यूज़र्स का उन्होंने शुरू किया, और वो भी टेक्नोलॉजी से थे। अब क्योंकि मेरे दोस्तों ने पहले CRM लिया था, तो आई हैव मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स इन टेक्नोलॉजी फील्ड। सिक्योरिटी का बिजनेस है उनका। तो उन्होंने कैसा किया कि 13 मंथ्स तक, 13 महीने तक वो CRM को कस्टमाइज़ कराते रहे।
इतना सब मेहनत, इतना सारा खर्चा करने के बाद उन्होंने बहुत सारा पायलटिंग किया, उनकी टीम ने टेस्ट किया, डेटा डाल के देखा, रिपोर्ट निकाल के देखा, पूरा सिक्योरिटी, पूरा कस्टमाइजेशन, ऑटोमेशन, फिल्ट्रेशन, जो कुछ हो सकता था वो सब कुछ किया, परफेक्शन का पहले वाला लॉजिक लगा के शायद। उसके बाद उन्होंने अपनी टीम को दिया। फिर है ना, मुझे 15 दिन के बाद फ़ोन आया कि लिमेश, डू वन थिंग, रीसेट ऑल एवरीथिंग टू स्टैंडर्ड, योर डिफ़ॉल्ट CRM। तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ हो गया होगा हमसे, तो मैंने पूछा सर व्हाट हैपेंड, तो बोलते नहीं, माय टीम इज़ नॉट यूजिंग, परहैप्स यू आर राइट। तो मैंने उनको शुरू में ही बोला था कि अभी डिफ़ॉल्ट से शुरू करो, परफेक्शन का दूसरा हिसाब लगा के कुछ निकाल दो, ऐड मत करो कुछ। अब उन्होंने ऐड करवाया और बाद में ये गड़बड़ हुआ। ये वाली गलती आप मत कर बैठना। एक मुद्दा ये भी है कि अभी आपके पास जो कस्टमाइजेशन के आइडिया है ना, 3 या 6 महीने बाद आपके पास और ब्रिलियंट आइडिया होंगे। क्यों? क्योंकि आप फिर तब तक इस टूल को ज़्यादा जान चुके होंगे। एक बात ये भी है ना, इस टूल को हम जितना जानते हैं या NG के पार्टनर्स जितना जानते हैं उतना शायद आप नहीं जानते, क्योंकि आप उसको नया उसको यूज़ करना चालू कर रहे हो। ये मुद्दा ध्यान में रखने लायक है। कस्टमाइजेशन के चक्कर में CRM का प्रोजेक्ट डिले हो सकता है, वो मत करना। अब बात करते हैं, और एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, कितना डेटा इंपोर्ट करना चाहिए और कब। अब ये ना बहुत कॉमन मिस्टेक है जो मेजॉरिटी लोग करते हैं, और एकदम मतलब आपकी हंसी छूट जाएगी ना, ऐसी वाली गलतियां होती है। और एक बात ये भी है, CRM में भले ऐसा है कि सिंगल क्लिक से डेटा इंपोर्ट हो जाता है, लेकिन एक्चुअल जो प्रोसेस है ना वो बड़ा टेढ़ा है। टेढ़ा इसलिए नहीं है कि CRM कॉम्प्लिकेटेड है, कोई और कारण है। ठीक है, इंपोर्टिंग तो जैसे मैंने कहा ईजी पार्ट है, फिर आपका डेटा को कंपैटिबल करना है, करेक्ट करना है, कंसिस्टेंट बनाना है, कंप्लीट करना है, क्लीन करना है, ये बड़ा भारी काम है। और बहुत बार मैंने ऐसा देखा है, लोगों के 6-6 महीने निकल जाते हैं डेटा को क्लीन करने में। तो ये वाली गलती भी मत करना। और बिना क्लीन किए इसको यूज़ कर लोगे या इंपोर्ट कर लोगे तो इट विल नॉट गिव यू एनी रिजल्ट्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप डेटा को इंपोर्ट करते हो ना, इंपोर्ट करने के बाद आप करने वाले क्या हो ये पहले से प्लान कर लो। फॉर एग्जांपल, आपके पास कहीं पुराने एग्जीबिशन में आप गए थे, वहाँ से आपने बहुत सारे विजिटिंग कार्ड्स कलेक्ट किए थे 8 साल पहले के, वो सारा डेटा अगर आप स्कैन करके इसमें लाने वाले हो, ला सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। पहले तो सोच लो कि इसमें मेहनत है। दूसरा ये सोच लो कि इसमें लाने के बाद क्या करने वाले हो। आपको सिर्फ स्टोर करने के लिए रखना, देन ऑल्सो इट्स अ बैड आइडिया। प्लान होना चाहिए कि आपको करना क्या है। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि आपका जो पुराने एक्सेल फाइलों में सारा डेटा था, जो कचरा था कबाड़ की तरह, वो पुराने एक्सेल के फाइलों में से उठा के आप ऐसा का ऐसा ही कचरा यहाँ CRM में ट्रांसफ़र कर रहे हो। तो कचरा ही रहा, उसका एड्रेस बदल गया। ये मत करना, वो तकलीफ़ हो जाएगा। थोड़ा सा ये सोच के देखो कि आप CRM का उपयोग कैसे चालू कर सकते हो बिना कुछ इंपोर्ट किए। बहुत सारे तरीके हैं, डेली विजिट्स, कॉल लॉग्स, आपके हाथ में जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो, रोज़ जिस तरह से नए कस्टमर्स और इंक्वायरीज आ रहे हैं वो तो आप इमीडिएटली चालू कर सकते हो। उसके लिए कहाँ आपको डेटा इंपोर्ट करने का राह देखना है। ऑफ कोर्स देयर विल बी लॉट ऑफ थिंग्स जो आपके एक्सेल से, अकाउंटिंग पैकेज से, टैली से या पुराने CRM से लाना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है, लेकिन बहुत सारा चीज़ आप उसके बगैर भी चालू कर सकते हो। तो जो चालू कर सकते हो उतना कर लो, स्टार्ट फास्ट। CRM ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके प्रोसेस का ट्रेनिंग हो। तो मैनेजमेंट का फ़िलॉसफी वैसे ऐसा है कि अगर आप और आपकी टीम आप क्या प्रोसेस कर रहे हो अगर डिस्क्राइब नहीं कर सकते ना, और वो सब एक नहीं होता है, देन यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल बोलता हूँ। तो ऐसा है कि मेरे एक फ्रेंड ने CRM लिया था, तो मैंने उनको पूछा कि सर आपका सेल्स का प्रोसेस क्या है, ज़रा ऐसे कागज़ पे लिखने का कोशिश करो ना। तो उनके ना 6 ब्रांचेस हैं। तो उन्होंने मुझे बोला एक काम करता हूँ, मैं 6 के 6 ब्रांच हेड को बोलता हूँ कि तुम लोग सेल्स का प्रोसेस लिख के भेजो, और ऐसे ही एक कागज़ के टुकड़े पे लिख के भेजने को बोला था। 5-6 पॉइंट या 10 पॉइंट जो भी याद आए वो। बड़ा आश्चर्य मुझे तो नहीं हुआ, मुझे मालूम था क्या होगा, वो मेरे फ्रेंड को हुआ जब ये 6 लोगों ने अलग अलग प्रोसेस लिख के भेजा। ठीक है, हमको एज ए बिज़नेस ओनर ऐसा लगता है कि हमारे दिमाग में जो है ना वो सबको मालूम है। ऐसा नहीं है भाई, पक्का नहीं है। आप ये कसरत करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसा नहीं है। दूसरा एक मुद्दा ध्यान में रखना कि सिर्फ CRM का ट्रेनिंग देने से काम क्यों नहीं हो जाता है, क्योंकि CRM इज़ ए टूल टू सपोर्ट द प्रोसेस।
इट इज़ नॉट सब्सटीट्यूट फॉर इट, इट इज़ नॉट द प्रोसेस। प्रोसेस तो आपका प्रोसेस ही है, जो सेल्स करने का तरीका या कस्टमर सर्विस देने का तरीका आपने बनाया वो ओरिजिनल प्रोसेस है। CRM इज़ द टूल विच विल हेल्प यू टू डू दिस प्रोसेस। तो आप सिर्फ किसी को CRM का सॉफ्टवेयर बताओगे और वो आदमी में धंधा करने का तरीका आ जाएगा, ये वाला भ्रम मत पालना, गलत है। ऐसी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर ये नहीं सिखाया होगा ना तब आपको मिलते हो ब्लैंक फील्ड मिलते हैं, या इंडस्ट्री में नॉट अवेलेबल मिलेगा, नेक्स्ट फॉलोअप डेट नहीं डाला है, लोगों ने एक्सपेक्टेड क्लोज डेट नहीं डाला है, या फिर एक्सपेक्टेड अमाउंट है वो नहीं डाला है, टिकट क्लोज किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, या टिकट में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या होना चाहिए था उसका आपने फील्ड बनाया लेकिन लोग डेटा नहीं डालते हैं। क्यों नहीं डालते हैं? क्योंकि वो प्रोसेस का ट्रेनिंग नहीं हुआ है। प्रोसेस का ट्रेनिंग कर लेंगे पहले, और फिर ये डेटा क्यों चाहिए वो भी समझा देंगे, तो कभी गड़बड़ नहीं होगा, पक्का नहीं होगा। सिर्फ CRM ला दिया है इसकी वजह से प्रोसेस आ जाएगा, ये मानना गलत है। और अगर ऐसा किया आपने कि CRM का ट्रेनिंग कर दिया, प्रोसेस का ट्रेनिंग नहीं किया, तो एक ना कंसिस्टेंसी नहीं दिखेगा। कुछ लोग ढंग से करेंगे और कुछ लोग एकदम टाइम पास करेंगे, दूसरे वालों के चांस ज़्यादा है। तो ये जो प्रोसेस का ट्रेनिंग करना ना, उसका आप व्यवस्थित प्रोविज़न करिए और उनको बताइए भी। अच्छा, जैसे ही प्रोसेस का ट्रेनिंग का बात करते हैं ना, तो एक बड़ा प्रॉब्लम होता है जब हम लोगों को बोलते हैं कि आप ना वो प्रोसेस का एक डॉक्यूमेंट बना लो। अब प्रोसेस का डॉक्यूमेंट बनाना, मान लो कि सेल्स के प्रोसेस का डॉक्यूमेंट बनाना है, तो उससे लोगों को बड़ा भयानक डर लगता है कि अरे डॉक्यूमेंट बनाना तो अपने को कहाँ डॉक्यूमेंटेशन आता है। वो ISO स्टाइल का डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनाने का भाई, सिंपल तरीका है, मैं आपको बोलता हूँ। लेट्स से कि सेल्स का एग्जांपल लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है, सर्विस तो कंपैरेटिवली फिर भी इजी है क्योंकि वो टेक्निकल पार्ट है ना। दूसरा एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखो मैं आपको शेयर करता हूँ, ये इस एजेंडा में नहीं है, अगले वीडियो में डिटेल में आएगा। आपका सर्विस टीम है ना, हमेशा CRM अच्छी तरह से यूज़ कर लेगा, लेकिन आपका सेल्स का टीम नहीं करता है। कारण ये है कि सर्विस की टीम को कौन ड्राइव करता है? सर्विस की टीम को कस्टमर ड्राइव करता है। सपोर्ट नहीं दिया ना तो वो तो मार तोड़ के भी सपोर्ट ले लेगा। अगर मैंने नहीं सपोर्ट दिया तो मेरे बॉस को फ़ोन कर लेगा। सेल्स की टीम को कौन ड्राइव करता है? कस्टमर तो नहीं कर रहा है, उधर तो आप कर रहे हैं एज ए बॉस, इधर गड़बड़ है। बाकी का अगले वीडियो में बात करेंगे डिटेल में इसका। तो ये मैं बता रहा था कि आप प्रोसेस का डॉक्यूमेंटेशन कैसे बनाएंगे। तो मान लो कि आपकी 6 जन की सेल्स टीम है और आप 7वें, जैसे 7 जन बैठ जाओ एक ही रूम में, और एक जन को दे दो कागज़ पेंसिल या फिर उसको वाइट बोर्ड पे खड़ा कर दो। फिर हर एक जन को बोलो, एक एक मुद्दा बोले सेल्स प्रोसेस को लेके कि वो लोग क्या करते हैं। सिर्फ एक मुद्दा बोलना है। इसको ना हम लोग राउंड रॉबिन मीटिंग बोलते हैं। तो उसमें एक राउंड चलेगा जिसमें सब लोग एक एक मुद्दा बोलेंगे। तो ये समझो 7 जन थे तो 7 मुद्दे हो गए। फिर और एक राउंड चलेगा तो देयर विल बी 14 पॉइंट्स। फिर और एक राउंड चलेगा, देन यू माइट हैव 20, 21 या 18 पॉइंट्स, क्योंकि बहुत से लोगों को नया आइडिया नहीं आएगा इस गेम में। हाँ, इसको एज ए गेम लेना ज़्यादा मज़ा आएगा। इस गेम में एक रूल ये होता है कि मेरे आगे वाले ने या अब तक जो बोला गया ना, मैं वो मुद्दा नहीं बोल सकता। आई हैव टू स्पीक समथिंग न्यू। ठीक है, तो समझो कि ऐसे चल रहा है और मैंने मेरे बारे में एक मुद्दा सोच के रखा है, वो मेरे आगे वाले ने बोल दिया, तो नाउ आई विल हैव टू थिंक समथिंग न्यू। तो इस गेम में पहले 2 राउंड के बाद ही असली चीज़ें बाहर आना चालू होती है। ये शुरू में थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन करके देखना, इट विल गिव फैंटास्टिक रिजल्ट। इसके 2-3 और फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा ये है कि हर एक व्यक्ति ना मीटिंग में एकदम चौकन्ना रहता है, क्योंकि उसको कंट्रीब्यूट करना है, और अगले ने जो किसी और ने नहीं बोला है वो मुद्दा बोलना है, तो गलती कभी नहीं होगी। तो ये जो राउंड रॉबिन मीटिंग वाला फॉर्मेट है ना, ये फैंटास्टिक है। उससे आपको कुछ इंटरनलाइज कराना है, टीम को कुछ सिखाना है, इससे बेहतर तरीका कोई नहीं है। तब आपके पास क्या हो गया, 17-18 पॉइंट हो गए कि सेल्स में कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अब इसी चीज़ को सीक्वेंस में खाली सेट कर दो। यू हैव ए परफेक्ट सेल्स डॉक्यूमेंट विच इज़ एग्रीड अपॉन बाय ईच एंड एवरी ऑफ योर टीम मेंबर। सोचो इससे अच्छा क्या हो सकता है। यू विल नॉट फाइंड अ बेटर सेल्स डॉक्यूमेंट या प्रोसेस डॉक्यूमेंट फॉर एनीथिंग दैट यू डू। आप किसी बाहर वाले को बुलाओगे तो वो अपना सोच लेके आता है, फिर वो ये सुनाता है कि क्या होना चाहिए था, और वही आपको चिपका के देता है, और उसमें से आपकी टीम का कोई आदमी कुछ मानता नहीं है, क्योंकि वो प्रोसेस है ना जो बाहर वाले ने बनाया था, वो इन्होंने बोला नहीं है। अब ये जो मैं राउंड रॉबिन मीटिंग की बात कर रहा हूँ, उसमें तो प्रोसेस आपकी टीम ने बोला है ना, आप लोगों ने बोला है।
अब जो बनाना वो सब फॉलो करेंगे, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से बना है ऐसा लगता है। तो शांति से सोच के देखना, इससे अच्छा तरीका आपको नहीं मिलेगा टीम में एडॉप्शन लाने का। अभी ये जो डॉक्यूमेंट बन गया ना, वो हिसाब से आपने CRM में सब कॉन्फ़िगरेशन भी कर लिया और अभी टीम आपका यूज़ कर रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट आपका फाइनल नहीं है, क्यों मालूम है? ये डॉक्यूमेंट के हिसाब से जब भी आपके टीम मेंबर्स काम करने लगेंगे तो हफ्ते 2 हफ्ते बाद इसमें चेंजेस आएंगे। तो टीम में कल्चर ये लाना है कि हम में से किसी को भी कुछ भी बदलाव करना है ना प्रोसेस में, इट्स ओके, लेकिन मीटिंग में बात करके करेंगे। इस डॉक्यूमेंट में हम वो चेंज लाएंगे। लेट्स से एग्जांपल ऐसा है कि आपने ऐसा प्रोसेस रखा है कि जब भी आपको वेबसाइट से लीड आता है ना, तो फर्स्ट स्टेप दैट एनीवन विल डू इज सर्च फॉर दैट पर्सन इन लिंक्डइन। ठीक है, अब आपकी टीम को लगता है कि यार ये नहीं करना आपने को, तो कोई बात नहीं, हम मीटिंग करेंगे, ये वाला प्रोसेस डॉक्यूमेंट सुधारेंगे और उसमें से वो पॉइंट है ना वो निकाल देंगे। इससे होता क्या मालूम है? वो रह गया, भूल गया, छूट गया, ये वाला कंसेप्ट निकल जाएगा। एक फैंटास्टिक तरीके का जो एडॉप्शन या डिसिप्लिन या कल्चर आना है ना, वो आता है और पक्का है। एक मुद्दा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने सारे मॉड्यूल्स का पैसा दिया है, इसलिए आपको सारे मॉड्यूल्स यूज़ करने चाहिए, सारे फील्ड्स यूज़ करने चाहिए, सारे प्रकार के फील्ड्स यूज़ करने चाहिए। ऐसे भ्रम में मत रहना। बहुत से लोग मैंने देखा है कि CRM का कुछ फीचर इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उधर है, उसके बिजनेस में होनी चाहिए, लेकिन कर रहे हैं। सो यू आर वेलकम, उसको यूज़ कर सकते हैं, अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं वगैरह है तो ठीक है, लेकिन वो अपने एडॉप्शन के कॉस्ट पे मत करना। ठीक है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, बहुत से लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जस्ट है उधर, एनजे ने बनाया तो हमको यूज़ करके देखना। अरे भाई बराबर है, आप यूज़ करके देखो, ना नहीं है, लेकिन उसकी वजह से आपका CRM मत बिगाड़ो, आपका धंधा मत बिगाड़ो। फेस बाय फेस प्लानिंग करो, धीरे धीरे करके एक एक फीचर, एक एक मॉड्यूल, एक एक प्रोसेस को आप CRM में लाते जाओ। संगम CRM में बहुत कुछ है, ऐसा भी बहुत कुछ है जो हम में से किसी ने सोचा नहीं है। ठीक है, तो उपयोग तो आप हर चीज़ का कर सकते हैं। वो परफेक्शन वाली गलती वापस मत करना। एक पीरियोडिकल रिव्यू करते रहना ज़रूरी है कि हम अभी जो यूज़ कर रहे हैं ना, उसमें क्या क्या अनयूज्ड फीचर्स है, जो यूज़ करेंगे तो अपने को बेनिफिट होगा। पहले बेनिफिट होगा ये नक्की कर लेना, फिर यूज़ करना। एक तरीका ये भी है कि संगम CRM का ना कम्युनिटी है, वहाँ पे सारे मेंबर्स ये शेयर करते हैं कि वो लोग संगम CRM कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, उनके फीचर रिक्वेस्ट भी आते हैं, उनके बग्स भी आते हैं, वो कैसे यूज़ करते हैं ये भी शेयर करते हैं। तो ये आपको बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेगी। और इसके साथ साथ आप जितना चीज़ CRM में एनेबल करते जाते हैं ना, और पहले नक्की कर लो कि आपका टीम का उतना चेंज एपेटाइट है कि नहीं, वो सब लोग यूज़ कर पाएंगे कि नहीं। जो करेंगे यूज़ वही ऑन करो। फिर एक मुद्दा आता है वो राइट्स, परमिशन, एक्सेस कंट्रोल और वो सब, किसको क्या दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए। और ये ना बड़ा फैसिनेटिंग लगता है, क्योंकि क्या आपको भगवान वाली फीलिंग आती है कि मैं नक्की कर सकता हूँ कि इसको ये दिखेगा, उसको नहीं दिखेगा। इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। अब ऐसा है कि संगम CRM है ना, ये एक एंटरप्राइज ग्रेड का प्रोडक्ट है, तो उसमें जो सिक्योरिटी के फीचर्स है ना, ये एंटरप्राइज लेवल के होते हैं। तो इतने ग्रैनुलर उसमें सिक्योरिटी के फीचर्स हैं जिसमें आमतौर पे आदमी गुम हो सकता है। डिटेल में इसलिए है क्योंकि बड़ी कंपनी भी यूज़ कर सके। ठीक है, बड़ा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो में भी ये चल सकता है, लेकिन छोटी कंपनी ने सिंपल रखना चाहिए। तो जो कुछ अगर 3000 लोगों की टीम में चाहिए, वो शायद आपकी 7 लोगों की टीम में नहीं चाहिए या 70 लोगों की टीम में नहीं चाहिए। तो ये शांति से सोचना कि क्या चाहिए, ज़्यादा मत कर देना, नहीं तो सब कुछ बिगड़ जाएगा और फिर आप बोलोगे कि मैंने बोला नहीं था, तो मैंने तो आपको बोला था। जैसे जैसे आप इम्प्लीमेंट करते जाते हैं वैसे वैसे वो चीज़ समझ में आने लगेगा, फिर आप उसको ज़्यादा उपयोग करिए। पहली बार में सारा कुछ कर डालने का वो मत करिए। एक मुद्दे का ना ये ध्यान में रखने जैसा है कि सिक्योरिटी के चक्कर में आप एफिशिएंसी को तो डिस्काउंट नहीं कर रहे हैं, बहुत से केसेस में होता है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अब मान लो आपने ऐसा कॉन्फ़िगर किया है कि आप एक सिटी में ही बिजनेस कर रहे हो, लेट्स से मुंबई में, और आपके 6 सेल्स के पर्सन हैं, और ये 6 जन का कोई ऐसा टेरिटरी डिफाइंड नहीं है, सब लोग अपने अपने हिसाब से कस्टमर से बातचीत करते हैं। अब आपने कॉन्फ़िगर ऐसा कर दिया है कि एक जन का जो कस्टमर है ना, वो दूसरे सेल्स पर्सन को नहीं दिखता। तो सुरेश का रमेश को नहीं दिख रहा, रमेश का दिनेश को नहीं दिख रहा है। इस तरह से अगर काम चल रहा है, आपने कभी ये सोचा ऐसा हो सकता है कि कोई कस्टमर सुरेश और रमेश दोनों से बात कर रहा है एक ही प्रोडक्ट के बारे में, और वो दोनों को लड़ा रहा है अंदर अंदर?
और ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है, जब दोनों को आपस में अपना डेटा नहीं दिखता है। और क्योंकि आपने ही पॉलिसी बनाया डिवाइड एंड रूल वाला, तो आपका ही कंपनी शिकार हो रहा है। इट कैन बी ए वेरी बैड आइडिया एंड इट कैन क्रिएट डिस्ट्रस्ट। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबको सब कुछ दिखना चाहिए, सब कुछ ओपन करके रख दो। ऑफ कोर्स देयर हैज़ टू बी कंसेप्ट ऑफ नीड टू नो बेसिस, उसको ज़्यादा मत कर देना, ठीक है। तो मज़ा आएगा ज़्यादा आपको। वापस एक बार बोलता हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखना कि CRM हैज़ टू बी हेल्पफुल टू ऑल, इट हैज़ टू रिड्यूस द वर्क। काम बढ़ना नहीं चाहिए, बढ़ेगा ना तो लोगों का विरोध होगा, फिर तकलीफ होगा आपको। फिर अब बात करते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस ट्रैक कैसा करना है। और इस वीडियो के बाद और एक वीडियो है जिसमें ये जो ट्रैकर का शीट का हम बात कर रहे हैं ना, उसके बारे में थोड़ा और जानकारी लेंगे, क्योंकि उधर है ना, एज ए बॉस, एज ए CEO, एज ए लीडर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। और वैसे भी अंग्रेजी में एक कहावत है कि लीडर्स डोंट गेट व्हाट दे एक्सपेक्ट, दे गेट व्हाट दे इंस्पेक्ट। तो ट्रैक करना बहुत ज़रूरी भाई, उसको आप मिस मत करना, वो नहीं चलेगा। वो ट्रैकर शीट है, उसका यूज़ करना है। एक गलती ट्रैकर शीट समझने के बाद भी लोग ये करते हैं कि उनको लगता है कि ट्रैकर शीट है ना वो डेटा डालने का जगह है। नहीं, ट्रैकर शीट है वो डिस्कशन का फॉर्मेट है, वो आपकी मीटिंग्स का फॉर्मेट है। आप लोग जिस तरह से वो रिव्यू को कंडक्ट करोगे उसका फॉर्मेट है। तो वो तो शीट तो इसलिए है क्योंकि उधर कुछ आप भरते हो, लेकिन वो फॉर्मेट डेटा डालना नहीं है। मतलब लोग क्या करते हैं, मैंने उधर डाल दिया है, तो डालने से उधर नहीं होने वाला है। सो यू नीड टू डिस्कस दैट विथ योर टीम। वो खाली एक जगह है जहाँ पे आप कॉमन आके डिस्कस करते हो। तो ट्रैकर शीट इज़ फॉर्मेट ऑफ प्रोसेस एंड डिस्कशन, इट्स नॉट फॉर्मेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। आपको कोई उसका ऐसा ऑडिट नहीं कराना है। रेगुलर मीटिंग्स अगर आपकी नहीं होगी तो आपका कितना भी सिंप्लीफाइड प्रोसेस होगा ना, वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है। और ऐसा नहीं है कि CRM के केस में है, किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में रेगुलर रिव्यू मीटिंग्स आर फर्स्ट, बहुत ज़रूरी है वो। तो अगर आपको लगता है कि आपका CRM टाइम से इम्प्लीमेंट नहीं होगा या कुछ भी, और मैं पक्का बोलता हूँ रिव्यू मीटिंग्स नहीं किया तो नहीं होगा, तो रेगुलर रिव्यू मीटिंग्स रखिए। शुरुआत में शायद हफ्ते में 2-3 बार, पहले 1-2 हफ्ते तक, और उसके बाद हफ्ते में 1 बार, और 3 महीने के बाद आप ऐसा कर सकते हैं कि महीने में 1 बार, फिर 3 महीने में 1 बार। लेकिन रिव्यू मीटिंग्स रखिए जहाँ पे ये बात होगा कि क्या हो गया है, क्या करने लायक है। टाइमलाइन डिसाइड कर लीजिए हर चीज़ की कि कौन सा चीज़ कब तक करने वाला है, कौन व्यक्ति करने वाला है, उसके लिए क्या डेटा या क्या इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, और वो कौन देगा। ठीक है, वो ट्रैकर शीट का जब भी वीडियो है उसमें सारा चीज़ डिटेल में डिस्कशन होगा। बहुत बड़ा सवाल है ये, ठीक है। ये सवाल ही गलत है भाई, क्योंकि CRM आप जो ला रहे हो ना, वो आपके बिज़नेस के हिसाब से चेंज कर रहे हो आप अपने प्रोसेस में। तो बिज़नेस तो ज़िंदगी भर चेंज होता रहेगा, तो CRM का यूजेज भी ज़िंदगी भर चेंज ही होगा। मैं आपको हमारा एग्जांपल बोलता हूँ। 2003 में हमने चालू किया था CRM यूज़ करना। नाउ वी आर इन 2023। हमारा अब भी मीटिंग्स होता है इस मुद्दे को लेके कि आगे इसमें क्या क्या चेंज करना है प्रोसेस में, क्योंकि बिज़नेस चेंज हो रहा है ना, बिज़नेस एनवायरनमेंट इज़ डायनामिक। तो बिज़नेस एनवायरनमेंट डायनामिक है तो यहाँ चेंज होगा। समझो हम लोग पहले किसी एक पर्टिकुलर जगह पे सोशल मीडिया पे ऐड नहीं करते थे, अब उधर एडवर्टीजमेंट करना चालू कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि प्रोसेस चेंज आएगा। तो CRM में भी चेंज करना पड़ेगा, तो इम्प्लीमेंटेशन में भी चेंज होगा ही होगा, वो काम करना ही पड़ेगा। तो कितने टाइम में मेरा CRM इम्प्लीमेंट हो जाएगा ना, ये सवाल पूछने से अच्छा है कि लेट अस क्रिएट माइलस्टोन्स। आपको जो जो चाहिए ना, उसमें से सिंप्लिसिटी के बेसिस के ऊपर लिस्ट बनाते जाओ कि सबसे सिंपल क्या होगा वो सबसे पहले रखते हैं। लेट्स से ऐसा है कि वो टाइमलाइंस कैसे बनाएंगे, उसका मैं एग्जांपल बोलता हूँ कि कैसा होगा। कि बेसिक फनल का विजिबिलिटी जो है वो आपको OPR के डैशबोर्ड से पहले 7 दिन के अंदर मिल जाना चाहिए। किसका कितना लीड है, अपॉर्चुनिटी है, फॉलोअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब जो बेसिक डिटेल है ये पहले 7 दिन में आ जाना चाहिए। और अगर वो आ जाता है तो आपका बेसिक CRM चालू हो गया, ऐसा आप मान के चल सकते हैं। उसके बाद है कि इस महीने का सेल्स प्रोजेक्शन क्या है, कौन से प्रोडक्ट का कितना सेल्स प्रोजेक्शन है, कौन से टीम का कितना सेल्स प्रोजेक्शन है, ये हम अगले 15 दिन में कर लेते हैं। सो दैट आपका ना वो माइलस्टोन्स नक्की होता जाएगा कि क्या हो रहा है।
समझो आपका एक पर्पज़ ये था CRM लेने का कि आप जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स वगैरह हैं उनको व्हाट्सएप और ईमेल से मार्केटिंग भी करना चाहते हैं, क्रॉस सेलिंग अपसेलिंग करना चाहते हैं। वो सिनेरियो में हम ऐसा टारगेट रख सकते हैं कि भाई 21 दिन का टाइम लेंगे, क्योंकि आपको डेटा क्लीनिंग करना है, डीडुप्लीकेशन करना है, नंबर्स और ईमेल्स का वेरिफिकेशन करना है। हाँ, ये तो आपने शायद वो यूज़र वाला कोर्स देखा होगा तो मालूम होगा कि संगम CRM में फैसिलिटी है कि आपके CRM में जितने भी ईमेल आईडी है वो सबको आप वन शॉट में वेरीफाई कर सकते हो। वैलिड है कि इनवैलिड है ये भी मालूम पड़ेगा, एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है ये भी मालूम पड़ेगा। एट द सेम टाइम जितने भी मोबाइल नंबर है उसको भी आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये मोबाइल नंबर या ये नंबर, फ़ोन नंबर व्हाट्सएप पर है कि नहीं है। दिस कैन बी वेरी यूजफुल। सबसे आखिरी मुद्दा और सबसे इंपॉर्टेंट, फोकस ऑन लीड इंडिकेटर्स एंड नॉट लैगिंग इंडिकेटर्स। तो आइए समझते हैं कि ये दो गड़बड़ क्या है, ये दो क्या चीज़ है। तो एक ये होता है ना, लीड इंडिकेटर्स है, वो चीज़ है जिससे आपका रिजल्ट आता है। ठीक है, एग्जाम्पल कितने सेल्स कॉल हुए, कितने डेमो हुए, कितने मीटिंग्स कंडक्ट हुए। ठीक है, दीज आर ऑल लीड इंडिकेटर्स। एक है ना लैग इंडिकेटर्स होते हैं। लैग इंडिकेटर्स मतलब कितना मेरा रेवेन्यू हुआ, कितना सेल्स क्लोज हुआ, कितना GP आया, वो सब लैग है। अगर आप खाली लैग इंडिकेटर्स को मॉनिटर करते रहेंगे तो तकलीफ है, आपको बहुत सारी चीज़ कभी नहीं मालूम पड़ेगी। लेकिन अगर आप लीड इंडिकेटर्स को मॉनिटर करते हैं तो आपको प्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स आएगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि जो चीज़ हो रही है ना वो क्यों हो रही है और इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। और वैसे भी देखो, जो गीता में लिखा है ना उसमें वैसा आता है कि आपने कर्म करना है, फल का ध्यान नहीं रखना, आपने फोकस पूरा कर्म पे करना है। तो सब लोग बातचीत में तो एक ज्ञान की बात करते हैं, लेकिन जब ये सेल्स मैनेज करने को आते हैं ना तो कुछ और ही मैनेज करते हैं, तो गड़बड़ है। लीड इंडिकेटर्स मैनेज करने का एक बेनिफिट ये भी है कि आपका अगर सक्सेस हो रहा है या फेलियर हो रहा है, आपको उसका कारण हमेशा याद होगा, आप एनालिसिस कर पाओगे। और सबसे बड़ा बात कि अगर आप वो लीड इंडिकेटर्स को देखते हो, उसको फोकस करते हो, तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि आपकी टीम में प्रिटेंडर कौन है और परफॉर्मर कौन है। सो दैट विल बी वेरी वेरी यूजफुल। अगले वीडियो में मिलते हैं जहां हम इस मुद्दे की बात करेंगे कि आपके यूज़र्स को आप CRM यूज़ करवाओगे कैसे, मेकिंग योर यूज़र्स यूज़ CRM। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।